हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ और फर्स्ट वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमें सेकंड वीडियो है हमारी। तो फर्स्ट वीडियो में जो भी आपने मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ा था, मैनेजमेंट क्या है, उसका फीचर क्या है, तो आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपना सेकंड वीडियो आज स्टार्ट करते हैं और सेकंड वीडियो में सबसे पहला पॉइंट जो लिया है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो हमारे मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव्स मेन है। एक तो उसका अपना है, ठीक है, क्या, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। दूसरा उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। अब ये तीनों क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है कि मैनेजमेंट को तो सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इतना पैसा कमा रहा हो। पहला ऑब्जेक्टिव उसका क्या है मैनेजमेंट का, कि वो इतना इंश्योर करे कि वो इतना प्रॉफिट वो कमा रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतनी रेवेन्यू उसके पास आ रही है जिससे वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। सरवाइव करने का मतलब कि वो मार्केट में बना रहेगा, कंपटीशन में रहेगा। पहला तो यही इसका जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। फिर दूसरा क्या होता है कि सिर्फ सरवाइव करने से काम नहीं चलेगा। जो स्टेक होल्डर हैं वो तो इससे सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर होल्डर्स हैं, वो इससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको बदले में रिवार्ड चाहिए, क्योंकि उन्होंने रिस्क बेयर किया। कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका होता है रिस्क, उस रिस्क को बेयर कर रहे हैं तो उसके बदले उन्हें रिवार्ड चाहिए, यानी कि प्रॉफिट चाहिए। तो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव, इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है मैनेजमेंट का, कि वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट भी अर्न करे। अब प्रॉफिट वो कैसे अर्न करेगा, जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका जो है फुल्ली यूटिलाइजेशन करके, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम करके अपने प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज कर सकता है, तो वो प्रॉफिट भी अर्न करे, ठीक है। और फिर तीसरा है भाई, कोई भी इन्वेस्टर है वो कंटिन्यू आपके साथ बना क्यों रहेगा। आप मान लो आपको जो है मार्केट में बने रहने के लिए 1 लाख रुपीज़ इनकम की ज़रूरत है कि आप कंपटीशन में बने रहोगे, ठीक है, आप बने हो, अच्छी बात है, इतना कमा रहे हो। फिर इसके बाद आपने प्रॉफिट भी कमाना स्टार्ट कर दिया जिससे आप अपने शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई करो, तो 50,000 रुपीज़ आप और कमाने लगे, आपका प्रॉफिट भी होने लगा। तो क्या ज़िंदगी भर आप 50,000 ही कमाओगे? भाई बिजनेस अगर कर रहे हो तो टाइम टू टाइम बिजनेस में चेंजेस भी होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। अगर आप उसको एडॉप्ट नहीं करोगे तो आप तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज भी करना होगा, समय के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाना भी होगा, अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज करने पे काम करना होगा। तो तीसरा इसका क्या है कि ग्रोथ करे, बिजनेस का क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, तभी इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा। तो ये तो था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगला हमारा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई समाज के लिए भी कुछ जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो हम पैसा कमाते हैं अपने बिजनेस में वो आता कहाँ से, सोसाइटी से ही तो पैसा आता है। सोसाइटी के लोग ही तो हमारे गुड्स को या जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसको यूज़ तो वही करते हैं, उसका कंजम्पशन तो उन्हीं को करना होता है। तो अगर उनके लिए ही हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव किसी भी मैनेजमेंट का क्या होता है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। तो सोसाइटी के लिए उसको क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो कि वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे फेयर प्राइस पे। ऐसा नहीं कि अच्छी क्वालिटी का है तो 5 रुपए का सामान 10 रुपए में उनको दे दो, ठीक है, या 5 रुपए का ही दे रहे हो तो खराब क्वालिटी का गुड्स दे दो, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का और कम प्राइस पे, फेयर प्राइस पे, मतलब अच्छी प्राइस हो, कम प्राइस हो, जिसको वो अफोर्ड कर सकें, अच्छी क्वालिटी के लिए वो प्राइस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि भाई जब लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, अब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके अपने मार्केट में हम सेल करते हैं कोई भी गुड्स, और जब नौकरी पे रखने की बात आ जाए, काम पे रखने की बात आ जाए, तो हम चले जाएं फॉरेन से लेके लोगों को चले आए कि आप हमारे लिए काम करो, तो फिर वो हमारे यहाँ का जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यूज़ क्यों करेंगे।
तो अगर हमें उनसे कुछ चाहिए, क्योंकि देखो सारी चीज़ें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हम अपने लोकल रिसोर्सेज से ही ले रहे हैं, तो उनके लिए ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो अपॉर्चुनिटी जॉब की भी, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो भी उनके लिए हमें जनरेट करना होगा। ठीक है, तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम जनरेट करें, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस पे हम उनको प्रोवाइड कराएं, और लॉफुल बिजनेस भी लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं जब आप इनलीगल बिजनेस करोगे, जो लॉफुल बिजनेस नहीं होगा, तो उसमें सोसाइटी का नुकसान होगा। अब नुकसान कैसे होगा, मान लो आप लॉटरी लीगल अगर नहीं है, लॉटरी खेलना, जुआ खेलना अगर लीगल नहीं है, तो अगर आप उसको करोगे तो सोसाइटी के लोग ही आके वहाँ पे आपके आएंगे और पैसा अपना खर्च करेंगे, तो वो उनकी फैमिली के लिए या उनकी सोसाइटी के लिए वो हार्मफुल होगा। इसलिए जो भी बिजनेस हो वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब ऐसा प्रोडक्शन भी ना करो कि हमारे इन्वायरमेंट को ही नुकसान पहुंचाने लगे, आसपास जो है कचरा होने लगे, ठीक है, आसपास पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, इस तरह का प्रोडक्शन भी नहीं करना होता है। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई देखो, जो मैनेजमेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई अकेला इंसान नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो मिल के उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो कई लोग मिल के करते हैं, तो वो सब अलग अलग जगह से आते हैं, उन लोग की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, अलग नीड्स होती हैं, अलग कल्चर से होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की होती है, ऑर्गेनाइजेशन की होती है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखा जाए, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो पहली चीज़ क्या है कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, जो लोग मेंबर हैं उसके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाए। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब कि जैसे सिमिलर नेचर का अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन और है, वो अगर किसी को 20,000 रुपये सैलरी दे रहा है, सेम वर्क के लिए उतना ही काम है, उसी तरीके से वो भी प्रॉफिट कमाता है, तो उसके कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 20,000 दे रहा तो आप भी 20,000 दो, आपकी कैपेसिटी है आप 21,000, 22,000, 25,000, 30,000 उसी काम के लिए दो, लेकिन कम से कम उसके आसपास तो ऐसा नहीं कि 20,000 मिल रहा है उसको वहाँ पे, तो यहाँ पे उसको 8,000 रुपये पे काम पे रखा जाए, तो ये भी उसके लिए अच्छा नहीं होगा, जो हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। तो पहली चीज़, जो हमारे यहाँ लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए, तभी उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। फिर पेयर रिकॉग्नाइजेशन। पेयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब कि वहाँ पे जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए एंड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स, और जो कलीग्स हैं, जो साथ में लोग मिल के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम कराया जाए, अच्छी उनको नॉलेज दी जाए, ट्रेन किया जाए, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो तो उसके बारे में उनको बताया जाए, उसमें भी उनको ट्रेन किया जाए, कुछ अलग से प्रोग्राम चलाए जाए जिससे उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, उनकी इफ़िशियंसी इंप्रूव हो, ठीक है। तो ऐसे हमें कुछ पॉलिसीज़ भी यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और लास्ट है गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। अभी देखो, आपको घर में पढ़ना हो, टीवी चल रहा है, बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार घर में पढ़ने का कोई इन्वायरमेंट ही नहीं बन रहा है, हमारे घर का माहौल नहीं है पढ़ने लायक, है ना। मतलब एक ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करना होगा उनको कि वो हमारे गोल को अचीव कर सकें, सक्सेसफुली अचीव कर सकें, इफ़िशिएंटली और एफिशिएंसी से वो काम कर सकें। तो ऐसा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, गोल को सेट करता है, और मैनेजमेंट उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। उसको अगर मैनेजर का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, तो जो भी लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को अच्छी तरीके से, यानी इफेक्टिवली और इफ़िशियंसी से उसको यूज़ करके अपने गोल को अचीव कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता है। तो सबका गोल क्या है, एक है, ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप गोल है, सबका गोल एक है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना, अचीव करना। तो उसमें मैनेजमेंट हेल्प कर सकता है अपने पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ।
सेकेंड पॉइंट हमारा है मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफिशियंसी। अब मैनेजमेंट इफिशियंसी को कैसे इंक्रीज करता है, सबसे पहले तो ये जान ले कि मैनेजमेंट कर क्या सकता है, कोई एक अच्छा मैनेजर कर क्या सकता है, वो अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकता है और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसका क्या होना चाहिए, बेटर प्लानिंग होनी चाहिए, बेटर ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, बेटर डायरेक्टिंग होनी चाहिए, बेटर स्टाफिंग होनी चाहिए, बेटर कंट्रोलिंग होनी चाहिए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को। और अगर ये सब होगा तो एक इफेक्टिव प्रोसेस बन जाएगा मैनेजमेंट का, कि जो भी काम हो रहा है वो काफ़ी इफ़ेक्टिवली हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया काम कर रहा है। तो जब इस तरीके से वो हर चीज़ अच्छी तरीके से करेगा, प्लानिंग अच्छा करेगा, ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्टिंग अच्छी तरीके से करेगा, स्टाफिंग अच्छी तरीके से करेगा, उसका बिजनेस पे एक्टिविटीज़ पे कंट्रोलिंग अच्छी होगी, तो वो ऑब्वियसली इंप्रूव करेगा बिजनेस के जो है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी में, लोगों की इफ़िशियंसी, जो उसके साथ काम कर रहे हैं उन सब की इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तीसरा आपका है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या, गतिशील, मतलब जो चेंजेबल है, कि आज के टाइम में देखते हैं हम कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बार बार चेंज होता रहता है, वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा है या और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बिजनेस में जो चेंजेस हो रहे हैं तो मैनेजमेंट उसको क्या करता है कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होते जाते हैं ऐसे ही वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी वो सेट करता जाता है, उसी हिसाब से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी सेट करता है, डायनामिक बनाता है, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करता है, ठीक है, अब नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता है, जिससे वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए मैनेजमेंट में करता कौन है, मैनेजर ही कोई करता है, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा कि उसके यहाँ जो लोग भी काम कर रहे हैं, उसके जो भी मेंबर हैं, उनकी एबिलिटी और उनकी स्किल्स के हिसाब से ही उनको वर्क देगा। अगर मान लो कोई सेल्स मैनेजर है, सेल्स के एरिया में उसको अच्छा है, ठीक नॉलेज है, अब आप उसको प्रोडक्शन में लगा दोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उससे कुछ उसका फ़ायदा हो रहा है, जबकि उसका जो इंटरेस्ट सेल में है, तो सेल से हटा के उसको प्रोडक्शन में लगा दोगे वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, उसका वहाँ पे ग्रोथ भी रुक जाएगा, उसका डेवलपमेंट भी वहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो काम कर ही नहीं पा रहा है ठीक से, उसका इंटरेस्ट किसी और काम में है, उसका स्किल किसी और जो है फील्ड में है। तो अगर कोई अच्छा मैनेजर है तो वो क्या करेगा कि उसके यहाँ जो लोग भी काम कर रहे हैं, उसके जो मेंबर हैं, ठीक, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको वर्क डिवाइड करेगा, ठीक, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि जिससे उनका ग्रोथ या डेवलपमेंट हो सके। तो चौथा पॉइंट इसका क्या है कि मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है, टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई अब उनको अगर ग्रोथ हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको काम मिल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद भी और चीज़ ध्यान देना है, मैनेजमेंट को ये भी ध्यान देना होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनका फाइनेंशियल या सोशल नीड क्या है, ठीक है, उस पर भी उनको फोकस करना होता है, उस पर भी उनको हेल्प करनी होती है, उनके हिसाब से काम करना होता है। तो ये क्या होता है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। और लास्ट हमारा क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब अगर सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करें तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो वो अच्छी क्वालिटी का और सही प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड करे, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे क्रिएट करे अपनी सोसाइटी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करे, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन करे, ठीक, लॉफुल बिजनेस करे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंस पूरा होगा कि जो इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का वो फुलफिल यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट हमारा साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट हमारा है क्या, मैनेजमेंट के हमने आपको फीचर्स बताए थे। पहली चीज़ उसमें जो है एक सिस्टमैटिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैनेजमेंट की स्किल्स आपके पास है, नॉलेज है आपके पास, तो उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि आप उसको अप्लाई कर सको अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और तीसरी चीज़ आपको बार बार प्रैक्टिस उसकी करनी होगी, मतलब अलग अलग सिचुएशंस पे उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है, तो प्रैक्टिस बेस होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये है मैच करता है, अगर फीचर से मैच किया तो वो है
अगर नहीं कर रहा है तो वो नहीं है इन तीनों में से कोई एक। तो एज अ साइंस अगर हम देखें तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस के लिए क्या होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। हमें उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ना होता है, उसकी थ्योरीज को पढ़ना होता है, ठीक है। तो हमें साइंस में चाहिए, हाँ मैनेजमेंट में भी चाहिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए भी हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट सिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसमें भी है, मतलब ये आपका मैच कर रहा है, ठीक। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो साइंस का प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे, जैसे दो पत्थर रगड़ोगे तो उससे आग बनेगी, हाँ ठीक है बनेगी, वो तो यहाँ बनना ही है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है, वो मैन मेड है, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट किया गया, हमने एक्सपेरिमेंट किया, दो केमिकल को मिलाया, उससे कुछ रिएक्शन हुआ तो वो होगा, रिएक्शन हुआ तो वो होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया, अब वो बार बार होगा, जब भी करोगे आप तब भी उसके साथ वही रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन, कुछ और नहीं होगा। लेकिन मैनेजमेंट का क्या है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो मैन मेड हैं, और मैन मेड प्रिंसिपल्स है, इसका मतलब वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है और उस कंडीशन में क्या यूज करना है। तो मैनेजमेंट क्या है, वो सिचुएशन बेस्ड है, जैसा सिचुएशन होगा वैसा मैनेजमेंट वहां पे होगा। अब ये तो मैच नहीं हो रहा है, दूसरा आपका मैच नहीं हुआ। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस का क्या है कि अगर आप पत्थर रगड़ रहे हो तो आप चाहे घर पे रगड़ो चाहे पहाड़ पे जाके रगड़ो, आग निकल रही है तो निकलेगा। अगर दो केमिकल को मिलाने से उसमें भी मान लो धुआं निकलता है, तो धुआं आप यहाँ पे इंडिया में निकालोगे तो भी निकलेगा और अमेरिका में जाके निकालोगे तो भी धुआं ही निकलेगा, कुछ और नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। अब यहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा और वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वो दोनों अलग अलग होगा, तो वहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। मतलब हर जगह एक जैसा मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब तीसरा भी आपका नहीं मैच हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वो साइंस है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्ट पे। मैनेजमेंट किससे पहले देखते हैं आर्ट क्या है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आर्ट क्या है उसके बारे में एक थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, हाँ ठीक है। मैनेजमेंट में भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। तो अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक ड्राइविंग स्कूल का, ठीक। तो आर्ट क्या है, कोई भी काम करते हैं, कोई टेक्निक है, वही हमारा आर्ट है। अब ड्राइविंग स्कूल में गए तो हमको सबसे पहले थोड़े की गाड़ी पकड़ा दी जाएगी, लो चलाओ, हमें उसके बारे में भी बताया जाएगा कि इसकी इंजन कैपेसिटी क्या है, किस तरीके से ये चलता है, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसकी स्टीयरिंग हमें कैसे पकड़नी है, किधर कब घुमानी है, वो बताया जाएगा, पहले पढ़ाया जाएगा। उसका गियर कहाँ होता है, क्लच कहाँ होता है, कैसे दबाते हैं, वो सब चीज़ें हमें बताई जाएंगी, ठीक है। मैनेजमेंट में भी हमको यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हम पढ़ते हैं कॉलेजेस में, हम उसके लिए कुछ कोर्सेज करते हैं, वहाँ भी हमें यही सिखाया जाता है, ठीक है। पहला तो ओके है। दूसरा दिया है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब आर्ट में क्या है भाई, आपने गाड़ी चलाने के लिए सीखा, वहाँ पे आपको बताया गया कैसे क्या करना है। अब आप क्या करोगे, गाड़ी में बैठोगे और गाड़ी चलाना शुरू करोगे, है ना। मतलब उसको अप्लाई, जो आपने सीखा अब आप उसको क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो मैनेजमेंट में भी सेम यही होता है, जो कुछ भी हमने मैनेजमेंट की पढ़ाई करते टाइम जो कुछ सीखा, हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसका यूज करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। दूसरा भी मैच कर रहा है, ठीक। तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब जो भी, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, जो भी सिचुएशन आएगा उस सिचुएशन में कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको स्पीड बढ़ानी है, कब आपको गियर लगाना है, कब गियर कम करना है, वो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट भी है कि उसमें अलग अलग सिचुएशन पे हमें अलग अलग तरीके से उसमें प्रैक्टिसेस करने होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, फुल्ली पूरी तरीके से आर्ट है, ठीक। अब चलते हैं प्रोफेशन की तरफ। तो प्रोफेशन में सबसे पहले दिया वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब इसके लिए हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए प्रोफेशन के लिए। जैसे अगर डॉक्टर है तो MBBS करेगा, BAMS करेगा, लॉयर है कोई, ठीक है, तो LLB करेगा, ठीक। अगर कोई अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट है तो CA करेगा, वो CA का कोर्स पूरा कंप्लीट करेगा। तो उसके पास एक जो है नॉलेज होनी चाहिए, उसकी स्किल्स होनी चाहिए, और
वेल डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए उसके पास, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करना ठीक से जानता ही नहीं, पता लगा कैंची अंदर ही छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा ना, मतलब वेल डिफाइंड नॉलेज उसके पास हो, झोला छाप ना हो, ठीक। तो ये मैनेजमेंट में भी होता है, वो भी अच्छे से कोर्स करता है, IIM में पढ़ता है, AIMA के थ्रू उसको भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक। तो अब इसके बाद पहला तो मैच कर रहा है, दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि प्रोफेशन में कोई भी एंट्री नहीं ले सकता है। अगर डॉक्टर है तो एक टीचर जाके किसी का जो है ऑपरेशन नहीं कर सकता, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, हर कोई उसको नहीं कर सकता है। जिसके पास उसकी अच्छी नॉलेज होगी, जिसके पास स्किल होगा, जिसके पास उसका क्वालिफिकेशन होगा, जिसने उस एग्ज़ाम को पास किया होगा, वही उसको कर सकता है, ठीक है। कुछ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ डिग्रीज होती हैं, वो लेनी पड़ती हैं, फिर ही हम उस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है। अगर उसके पास MBA डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो काम करते करते मैनेजर बन जाता है, ठीक है। मैनेजर उसको बना दिया गया, 10 साल से काम कर रहा, अच्छा एक्सपीरियंस है उसके पास, तो भी वो मैनेजर बन जाता है, मतलब दूसरा फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा हो जाए कि मैनेजर वही बन सकता है जिसके पास मैनेजमेंट की डिग्री होगी, फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में नहीं। पहला मैच किया, दूसरा बिल्कुल नहीं। तीसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे आपका जो है ICAI है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, इंडिया का है, ठीक। तो और जैसे आपका बार काउंसिल है लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल्स है, ठीक है। और इस काउंसिल के थ्रू उनको कुछ कोड दिए जाते हैं जिसके अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, और उस एसोसिएशंस के रूल्स को उन्हें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ मैनेजमेंट के तो हैं, मैनेजमेंट के AIMA हैं, ठीक है, वहाँ पे दिया जाता है, कोर्स भी दिए जाते हैं, वो रूल भी फॉलो करते हैं, उसके मेंबर बनाए जाते हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड भी होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट होल्डर्स होते हैं, डिग्री होल्डर्स होते हैं। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि बस वही यहाँ पे होगा, उसके रूल्स को फॉलो ही हर जगह करना होगा। तो तीसरा भी आपका फॉलो नहीं कर रहा। और चौथा आपका लास्ट में है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोई भी लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई CA है, तो उसको एक कोड प्रोवाइड किया जाता है जो उसका जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे हम बोल सकते हैं उस तरीके का होता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा सिर्फ AIMA करता है, बाकी कोई नहीं दे रहा है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा गया है प्रेजेंट में। अभी इन फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि प्रोफेशन भी हमारा फुल्ली जो है नहीं है, मैनेजमेंट हमारा फुल्ली प्रोफेशन भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा आर्ट, साइंस और प्रोफेशन भी है, लेकिन फुल्ली साइंस या प्रोफेशन नहीं है। तो फाइनली आज का टॉपिक हुआ ख़त्म, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।